जिस मंडप में ससुर ने कन्यादान किया था, उसी के ठीक 6 महीने बाद उन्होंने अपनी बहू के हाथ पैर बांधकर उसे रसोई के फर्श पर पटक दिया। सासू माँ ने बड़े प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरा और फिर उसी हाथ से मिट्टी का तेल उड़ेल दिया, मानो कोई रस्म निभा रही हो। माया की चीख बाहर न जाए इसलिए पति ने खुद उसके मुंह में उसका अपना ही लाल दुपट्टा ठूस दिया। जलती हुई तीली फेंकते वक्त ससुर के शब्द आज भी रूह कपा देते हैं। जमीन नहीं दी तेरे बाप ने तो आज अब तू खुद ही जमीन बन जा। शहर की चकाचौंध से दूर एक छोटे से कस्बे में माया का घर खुशियों से चहक रहा था। माया जो स्वभाव से जितनी शांत थी, दिखने में उतनी ही शालीन। उसकी शादी बड़े धूमधाम से पास के शहर के एक प्रतिष्ठित परिवार में तय हुई थी। माया के पिता ने अपने जीवन भर की जमा पूंजी लगा दी थी ताकि उनकी बेटी का हाथ एक ऊंचे घर में थमा सके। शादी के दिन माया ने लाल जोड़ा पहना था, आंखों में नए सपने की चमक थी और दिल में अपने होने वाले पति आकाश के लिए ढेर सारा सम्मान। आकाश एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और उसका परिवार सास सुमित्रा देवी, ननद रीना, देवर रोहन बाहर से देखने में बहुत ही सभ्य और संस्कारी लगते थे, लेकिन उन मुस्कुराते चेहरों के पीछे लालच का एक ऐसा दानव छिपा था जिसकी कल्पना माया के भोले मन ने कभी की ही नहीं थी। विदाई के वक्त जब माया के पिता ने हाथ जोड़कर सुमित्रा देवी से कहा, मेरी बेटी का ख्याल रखिएगा, हमसे जो बन पड़ा हमने किया, तो सुमित्रा देवी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई। उन्होंने धीरे से कहा, समधी जी ख्याल तो हम रखेंगे ही, बस जो बात हुई थी वो याद रखिएगा। माया को लगा कि शायद किसी रस्म की बात हो रही है, पर वह यह नहीं जानती थी कि यह बात उसकी कीमत भी थी। शादी के अगले ही दिन घर से माहौल बदलने लगा। सुमित्रा देवी ने रसोई में माया की पहली रसोई के वक्त ही ताना मारना शुरू कर दिया। ये हलवा तो ठीक है माया, पर जो गहने तुम्हारे मायके से आए हैं वो जरा फीके नहीं लग रहे हैं। हमारे खानदान की तो नाक कट गई मोहल्ले में। माया चुप रही। उसे लगा शायद शहर के तौर तरीके अलग होते हैं, लेकिन शाम होते होते बात और बढ़ गई। ननद रीना ने उसके सूटकेस खंगालते हुए कहा, भाभी पापा कह रहे थे कि आपके पिताजी एक शानदार गाड़ी देने वाले थे, पर बाहर तो बस एक पुरानी मॉडल की सेडान खड़ी थी। मेरे दोस्तों के सामने मुझे कितनी शर्म आई। हफ्ता बीतते बीतते माया को समझ आया कि इस घर में उसकी कद्र उसकी सीरत से नहीं बल्कि उसके साथ आए सम्मान से की जा रही है। पति आकाश, जिससे उसे सहारे की उम्मीद थी, वह भी अपनी माँ और बहनों की बातों में हाँ मिलाता। एक रात जब माया ने आकाश से बात करने की कोशिश की तो आकाश ने रूखे स्वर में कहा, देखो माया, मेरे बिजनेस में निवेश के लिए मुझे 20 लाख रुपए की जरूरत है। माँ कह रही है कि तुम्हारे पिता के पास काफी जमीन है, अगर वो उसे बेचकर पैसे दे दे तो तुम्हारी भी इज्जत बढ़ जाएगी और मेरा काम भी बन जाएगा। माया दंग रह गई। आकाश, पापा ने अपनी सारी बचत मेरे शादी में लगा दी है, अब उनके पास सिर्फ वो जमीन है जिससे उनका बुढ़ापा कटेगा। मैं उनसे यह कैसे मांग सकती हूँ? आकाश ने गुस्से में तकिया पटका और सो गया। उस रात माया पहली बार फूट फूट कर रोई। उसे एहसास होने लगा था कि वह एक पत्नी बनकर नहीं बल्कि एक लॉटरी का टिकट बनकर इस घर में आई है। अगले कुछ महीनों में प्रताड़ना का स्तर शारीरिक हो गया और सुमित्रा देवी उसे दिन भर काम कराती और खाने के नाम पर बचा कुचा खाना देती। देवर रोहन भी अक्सर माया का मजाक उड़ाता और उसे कंगाल की बेटी कहकर पुकारता। एक दिन रीना की शादी की बात चली। सुमित्रा देवी ने साफ कह दिया, रीना की शादी में हमें सोने के 50 तोले चाहिए। माया अपने बाप को फोन लगा और कहा कि अगर उसे अपनी बेटी का घर बसा हुआ देखना है तो उसे पैसों का इंतजाम करना ही होगा। जब माया ने मना किया तो पहली बार आकाश ने उस पर हाथ उठाया। उस एक थप्पड़ ने माया के स्वाभिमान को झकझोर के रख दिया। उसे कमरे में बंद कर दिया गया। भूखा प्यासा रखकर उस पर दबाव बनाया जाने लगा। घर के कोने कोने में अब माया की सिसकियां गूंजती थी, लेकिन दीवारें बहरी थी और घर के लोग पत्थर दिल। सुमित्रा देवी, रीना, रोहन और आकाश चारों मिलकर अब एक ऐसी खौफनाक योजना बना रहे थे जिससे उनका लालच भी पूरा हो जाए और माया के नाम का कांटा भी निकल जाए। कमरे की खिड़की से आती हल्की सी रोशनी माया के मुरझाए चेहरे पर पड़ रही थी। पिछले 3 दिनों से उसे ढंग से खाना नहीं दिया गया था। सुमित्रा देवी ने साफ कह दिया था, जब तक तेरे बाप की जमीन के कागजात यहाँ नहीं आते तुझे अन्न का दाना नसीब नहीं होगा। माया ने हिम्मत जुटाकर अपने पिता को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन देवर रोहन ने पहले ही छीन लिया था। रोहन ने हंसते हुए कहा था, भाभी अब तो आप सीधे अपने मायके तभी जाएंगी जब हमें वो मोटी रकम मिल जाएगी। अत्याचार की पराकाष्ठा घर के भीतर अब माया के लिए हर दिन एक जंग जैसा
था। ननद रीना अक्सर जानबूझकर गर्म चाय का कप माया के पास गिरा देती या उसके कपड़ों को फाड़ देती। एक दोपहर जब माया रसोई में काम कर रही थी, सुमित्रा देवी ने पीछे से आकर उसके बाल पकड़े और उसे जमीन से घसीटते हुए कहा, सुना है तेरे पिता ने शहर में एक नई दुकान भी खरीदी है, तूने हमें बताया क्यों नहीं माया? माया रोती हुई बोली, माँ जी वो दुकान मेरी छोटी बहन की पढ़ाई और शादी के लिए है। पापा के पास अब कुछ नहीं बचा है। तभी आकाश ऑफिस से लौटा। उसे उम्मीद थी कि माया हार मान चुकी होगी। उसने माया के पास जाकर उसे प्यार से समझाने की ढोंग किया। देखो माया, मैं नहीं चाहता तुम्हें तकलीफ हो, बस एक साइन चाहिए उस पावर ऑफ अटॉर्नी पर, फिर हम सब खुश रहेंगे। जब माया ने फिर भी मना कर दिया तो आकाश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने माया को धक्का दिया और कमरे से बाहर निकल गया। उस रात चारों ने मिलकर आंगन में बैठकर एक खौफनाक योजना बनाई। वह अमावस की रात थी। आसमान में घना अंधेरा छाया था और हवाएं भी जैसे किसी अनहोनी का संकेत दे रही थी। घर के सभी सदस्य, सास, ननद, पति और देवर हॉल में इकट्ठे थे। उनकी आवाजें धीमी थी लेकिन उनके इरादे बुलंद और जहरीले थे। सुमित्रा देवी फुसफुसाते हुए बोली, अगर ये ऐसे नहीं मानी तो इसे रास्ते से हटाना ही होगा। पुलिस को कह देंगे कि रसोई में गैस लीक होने से हादसा हो गया। उसकी जगह दूसरी बहू लाएंगे जो कम से कम खाली हाथ तो नहीं आएगी। रीना ने उत्साह में कहा, हाँ माँ, और इसे गहने भी तो मैं ही रखूंगी, मेरी शादी में काम आएंगे। रोहन ने स्टोर रूम से मिट्टी का तेल कनस्तर निकाला। उसकी आहट सुनकर माया जो ऊपर के कमरे में कैद थी कांप उठी। उसे एहसास हो गया था कि आज रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात हो सकती है। उसने खिड़की खोलने की कोशिश की पर वह बाहर से बंद थी। उसने चिल्लाने की भी कोशिश की पर वह डर के मारे उसकी आवाज गले में ही फंस गई। आधी रात के करीब दरवाजा खुला। चारों लोग कमरे के अंदर दाखिल हुए। आकाश के हाथ में एक मोटा रस्सा था। माया कुछ समझ पाती उससे पहले ही रोहन और आकाश ने उसे दबोच लिया। माया ने संघर्ष किया। उसने अपने पति की आंखों में दया ढूंढनी चाहिए पर वहां सिर्फ दरिंदगी थी। सुमित्रा देवी ने कहा, जल्दी करो, मोहल्ले वाले जग न जाए। उन्होंने माया के हाथ पैर बांध दिए और उसे रसोई की ओर घसीट कर ले गए। रसोई में पहुंचते ही सुमित्रा देवी ने मिट्टी का तेल माया के ऊपर डालना शुरू किया। तेल की तीखी गंध ने माया का दम घुटना शुरू कर दिया। माया गिड़गिड़ाई, मुझे मत मारो आकाश, मैं सब कह दूंगी पापा से, मैं मरना नहीं चाहती। लेकिन आकाश ने उसकी एक न सुनी। उसने ठंडे दिमाग से माचिस की तीली निकाली। रीना और रोहन दरवाजे पर पहरा दे रहे थे ताकि कोई अंदर ना आ सके। जैसे ही आकाश ने जलती हुई तीली माया की ओर फेंकी, उसकी चीखें पूरे मोहल्ले के सन्नाटे को चीर गई। लेकिन सुमित्रा देवी ने पहले ही रेडियो की आवाज तेज कर दी थी। आग की लपटों ने माया के कोमल शरीर को अपनी आगोश में ले लिया। वह बेतहासा छटपटा रही थी जबकि उसके अपने ससुराल वाले खड़े होकर उसे जलता हुआ देख रहे थे। जैसे ही माया का शरीर सुलगने लगा, उन चारों के चेहरे पर एक अजीब सी राक्षसी संतुष्टि थी। उन्हें लगा कि उन्होंने अपना समस्या का अंत कर दिया है। रसोई घर धीरे धीरे धू धू कर जल रहा था। माया की चीखें धीरे धीरे शांत हो रही थी लेकिन आग की लपटें दीवार फांदकर छत तक पहुंचने लगी थी। आकाश और रोहन ने जल्दी से रसोई का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और हॉल में आकर सोफे पर ऐसे बैठ गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुमित्रा देवी ने चेहरे पर बनावटी घबराहट ओढ़ ली और जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, मेरी बहू को बचाओ, रसोई में आग लग गई। उनकी आवाज सुनकर पड़ोसी जग गए। मोहल्ले वाले लोग दौड़ कर आ गए। धुआं इतना घना था कि किसी को कुछ सूझ ही नहीं रहा था। जब तक पड़ोसियों ने कुल्हाड़ी से रसोई का दरवाजा तोड़ा, माया का शरीर बुरी तरह झुलस चुका था और वह बेसुध फर्श पर पड़ी थी। माया को तुरंत शहर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। आकाश और उसका परिवार भी साथ था। उनके चेहरे पर झूठे आंसू थे। डॉक्टर ने जब माया को देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। यह महज हादसा नहीं लग रहा था। डॉक्टर ने पुलिस को फोन घुमाते हुए कहा। जैसे ही पुलिस का नाम आया, ननद रीना के माथे पर पसीने आ गए। उसने धीरे से आकाश का हाथ दबाया। आकाश ने उसे शांत रहने का इशारा किया। उसे लगा था कि माया अब बोल नहीं पाएगी, पर तभी एक नर्स बाहर आई और बोली, डॉक्टर साहब, मरीज की नब्ज अभी चल रही है और वह कोमा में है पर मरी नहीं है। यह सुनते ही सुमित्रा देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर माया बच गई और उसने बयान दे दिया तो उन चारों को जेल की सलाखों के पीछे जाने से
कोई नहीं बचा पाएगा। थोड़ी ही देर में इंस्पेक्टर विक्रम अस्पताल पहुंचे। वह अपनी तेज तरार जांच के लिए जाने जाते थे। उन्होंने सुमित्रा देवी से पूछताछ शुरू की। आग कैसे लगी? विक्रम ने तीखी नजरों से पूछा। सुमित्रा देवी रोते हुए बोली, साहब वो चाय बनाने गई थी, शायद गैस पाइप लीक हो गया होगा। विक्रम ने गौर किया कि सुमित्रा देवी के हाथों की चूड़ियां टूटी हुई थी और रोहन के हाथ पर खरोच के निशान थे। उन्होंने मन ही मन नोट कर लिया कि यहाँ कुछ बात और बड़ा छुपाया जा रहा है। तभी माया के पिता रामलाल जी पागलों की तरह अस्पताल पहुंचे। अपनी बेटी की हालत देख वह फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने आकाश का कॉलर पकड़ लिया। तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया? वो तो हमेशा कहती थी कि तुम उसे परेशान करते हो। आकाश ने झटक कर हाथ हटाया। तमीज से बात कीजिए ससुर जी, दुख हमें भी है, पर आपकी बेटी खुद ही लापरवाही करती थी। उस रात पुलिस ने माया के घर को सील कर दिया। आकाश का परिवार पास के एक होटल में रुका था। आधी रात को रोहन को प्यास लगी। जैसे ही वह पानी पीने के लिए उठा, उसी कमरे के आईने में कुछ दिखा, एक जलती हुई आकृति जिससे बाल बिखरे हुए थे और जिससे मिट्टी के तेल की गंध आ रही थी। रोहन की चीख निकल गई। भाभी, आकाश और सुमित्रा जाग गए। कमरे में कोई नहीं था, पर फर्श पर गीले और जले हुए पैरों के निशान बने हुए थे जो सीधे आकाश के बिस्तर तक जा रहे थे। खिड़की के पास एक आवाज गूंजी, जैसे कोई सिसक रहा हो, मेरे पिता की जमीन चाहिए थी ना तुम्हें? आकाश के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। माया तो अस्पताल में कोमा में थी। फिर यह कौन था? क्या माया की आत्मा इंसाफ मांग रही थी या कोई और था जो इस घर के राज जानता था? तभी अस्पताल से एक फोन आया। इंस्पेक्टर विक्रम का फोन था। आकाश जी, अस्पताल जल्दी पहुंचिए, माया को होश आ गया है और वह कुछ कहना चाहती है। आकाश, सुमित्रा, रीना और रोहन, चारों की धड़कनें रुक सी गई। अगर माया ने सच बोल दिया तो उनकी पूरी दुनिया उजड़ जाएगी। लेकिन अस्पताल पहुंचने पर जो सच उनके सामने आने वाला था, उसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। अस्पताल के गलियारों में भारी सन्नाटा था। आकाश, सुमित्रा, रीना और रोहन चारों आईसीयू के बाहर खड़े कांप रहे थे। इंस्पेक्टर विक्रम अपनी डायरी के लिए तैयार खड़े थे। जैसे ही डॉक्टर बाहर आए, आकाश ने घबराते हुए पूछा, डॉक्टर साहब, क्या मेरी पत्नी ने कुछ कहा? डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, वह होश में तो आई है, पर उसकी जीभ और गला बुरी तरह झुलस चुके हैं। वह बोल नहीं सकती, लेकिन उसने कागज पर कुछ लिखने का इशारा किया है। सुमित्रा देवी का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्हें डर था कि माया उनका नाम लिख देगी। तभी इंस्पेक्टर विक्रम ने कहा, चलिए गवाह का बयान दर्ज करते हैं। जैसे ही ये चारों कमरे के अंदर दाखिल हुए, बेड पर लेटी माया ने अपनी सूजी हुई और जली हुई आंखों से उन्हें देखा। उसकी आंखों में दर्द नहीं, बल्कि एक अजीब सी नफरत और आग थी। इंस्पेक्टर ने माया के हाथ में पेन थमाया और माया के हाथ कांप रहे थे। उसने पन्ने पर कुछ लिखा और पन्ना इंस्पेक्टर की ओर बढ़ा दिया। आकाश और उसका परिवार की धड़कनें जैसे रुक गई थी। विक्रम ने पन्ना पढ़ा और उनकी भौं तन गई। उन्होंने चारों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, माया ने लिखा है कि गैस पाइप फटा था, किसी का कोई दोष नहीं है। यह सुनते ही सुमित्रा देवी और आकाश के चेहरे पर एक शैतानी चमक आ गई। वे राहत की सांस लेने ही वाले थे कि तभी अचानक कमरे की लाइटें झिलमिलाने लगी। माया की मॉनिटर मशीन से एक तेज आवाज आने लगी। उसकी सांसें उखड़ने लगी। डॉक्टर ने सबको बाहर जाने को कहा। जैसे ही ये चारों बाहर निकले, अचानक अस्पताल की लिफ्ट बंद हो गई और चारों सीढ़ियों की तरफ भागे। तभी उन्हें सीढ़ियों के अंधेरे में वही मिट्टी के तेल की गंध आने लगी। रोहन चिल्लाया, भाई देखो वहाँ कौन खड़ा है। सामने सीढ़ियों पर एक जलती हुई आकृति खड़ी थी, जिसके हाथ में वही पावर ऑफ अटॉर्नी के कागज थे जिसे आकाश हड़पना चाहता था। वह साया माया की ही थी, पर माया तो अंदर बेड पर मर रही थी। वह साया तेजी से उसकी ओर बढ़ा। आकाश और उसका परिवार डर के मारे बेसमेंट की ओर भागना चाहा। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां हजारों पुराने अखबार और कचरा भरा था। अचानक बिना किसी माचिस के चारों तरफ आग लग गई। अस्पताल के कुछ बेसमेंट में ये चारों फंस गए थे। धुआं इतना घना था कि उनका दम घुटने लगा। इधर आईसीयू में माया ने अपनी आखिरी सांस ली। जैसे ही माया की धड़कनें रुकी, बेसमेंट की आग और भड़क उठी। इंस्पेक्टर विक्रम को शक तो पहले ही था। उन्होंने माया द्वारा लिखे गए उस कागज को गौर से देखा। कागज पर जो लिखा था वो सिर्फ उन्हें डराने के लिए था। असल में माया ने पन्ने के पीछे अपने खून से एक छोटा सा संदेश लिखा था, इंसाफ भगवान करेगा। विक्रम ने तुरंत पुलिस बल के साथ बेसमेंट का दरवाजा तोड़ा। चारों अधजली हालत में बाहर निकले। वे मरे नहीं थे, पर उनका चेहरा और शरीर उसी आग से झुलस चुका था जिसमें उन्होंने माया को झोंका था। अस्पताल के उसी वार्ड में जहां माया ने दम तोड़ा था, अब ये चारों बेड पर लेटे थे। रीना के वो सुंदर गहने
जलकर राख हो गए थे। आकाश का चेहरा अब पहचानने लायक नहीं था। सुमित्रा देवी और रोहन उम्र भर के लिए अपाहिज हो गए थे। पुलिस ने उनके खिलाफ हत्या की कोशिश और दहेज प्रताड़न का केस दर्ज किया। माया के पिता रामलाल जी ने रोते हुए कहा, साहब मेरी बेटी तो चली गई, पर इन दरिंदों को जिंदा रखकर नरक भोगते देखकर कलेजे को ठंडक मिली। माया का घर आज भी उस कस्बे में है जो लोग कहते हैं कि अमावस की रात को वहां आज भी मिट्टी के तेल की गंध आती है और एक जलती हुई लौ दिखती है। यह उन लोगों की चेतावनी है जो अपनी बहुओं को दहेज की अग्नि में जलाते हैं। न्याय की जीत हुई, पर एक मासूम की जान की कीमत पर। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह बहू की दर्दनाक कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।